यूपी में होने वाले उपचुनाव लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष बीजेपी और कोर कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कम सीटें क्यों आई और उपचुनाव में कैसे विरोधियों को हराया जाए, बीएल संतोष कोर कमेटी के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी सहित बीजेपी के नेता इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत नतीजे क्यों नहीं आए, इस मुद्दे को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ आगामी उपचुनाव को लेकर तैयारियों की रणनीति भी बनाई जा रही है। राजधानी लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये काफिला है वो इस वक्त बीजेपी दफ्तर पहुंच चुका है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उनसे जो उत्तर प्रदेश में बीते दिनों लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें हार के जो अहम कारण रहे हैं उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां वो बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ आज जो तमाम अहम बैठक है उनमें भी शामिल होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज राजधानी लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जो लगातार बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों और जो अन्य नेता हैं उनसे के साथ एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें बीते लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी इसमें एक विशेष रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह से विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा जीत हो, उसको लेकर भी एक विशेष रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। राजीव, अभी का क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए अमित, इस वक्त जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष है वो यूपी बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। सिंह इस कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो यहाँ पर इस वक्त बीएल संतोष के साथ एक बैठक कर रहे हैं। इससे पहले बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ बैठक की है, जो प्रभारी है उनके साथ बैठक की है और उनसे फीड लिया है कि आखिर क्या कारण रहे, वो कौन से मुद्दे रहे जो बीजेपी को जिससे नुकसान हुआ है, किन कारणों से उत्तर प्रदेश में जो 2014 से जीत का सिलसिला था, वोट पर बीजेपी के 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि इस उपचुनाव की सभी 10 में से 10 सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित की जाए, ताकि जो एक पक्ष में बीजेपी के माहौल बना हुआ था वो आगे भी बना रहे और 2027 में इसका फायदा हो। इसको लेकर ये एक बैठक चल रही है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक खत्म होने वाली है और ये बैठक लगातार जारी रहेगी। कल भी बीएल संतोष कई अहम बैठक करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया और मीडिया टीम की भी बैठक शामिल है। तो कुल मिलाकर एजेंडा यही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में मजबूत किया जाए और जो यूपी में बीजेपी की जीत का सिलसिला था उसे आगे भी जारी रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के देवरिया बाईपास पर निर्माणाधीन 6 लेन फ्लाईओवर का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने काम को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने सड़क किनारे बन रहे नाले का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी निरीक्षण किया। और हाथरस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाथरस हादसे में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया कि मधुकर दिल्ली में अपने साले के घर पर रुका हुआ था। फरारी के दौरान मधुकर कुछ सेवादारों के संपर्क में था, जिन लोगों ने फरारी के दौरान उसकी मदद की थी। पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। बड़ी बात यही सामने आई है कि उसको अदालत ने फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान उससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक की बात यह है कि उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में वो अपने साले के घर पर रुका हुआ था। फरारी के दौरान मधुकर कुछ सेवादारों के संपर्क में भी था।
वो जिन लोगों के संपर्क में था या जिन लोगों ने उसकी मदद की, अब पुलिस उन तमाम लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। हाथरस हादसे को लेकर आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पुलिस ने आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस के मुताबिक आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया, बेकाबू भीड़ को संभालने की कोशिश नहीं की गई। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में पता चला कि देव प्रकाश मधुकर ही बाबा साकार हरि के कार्यक्रमों को आयोजित करवाया करता था और इन कार्यक्रमों के लिए फंड्स भी वही इकट्ठा किया करता था। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस हादसे के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि वो 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। साथ ही शासन प्रशासन पर भरोसा रखने की अपील की है। उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, ये भी कहा बाबा ने, और घायलों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के पंडाल में पहुंचने तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। भोले बाबा की खुद की निजी सेना थी जो कि बाबा की सुरक्षा के साथ कार्यक्रम की व्यवस्था भी देखती थी। सीमा पर सुरक्षा बल में तैनात सेवा की तरह से बाबा भी प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात करता था। पंडाल में प्रवचन के दौरान जल सेवा की एक अलग टुकड़ी थी। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाएंगे जो कि बाबा से जुड़े हुए हैं। जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सत्संग स्थल पर जाते थे तब उनके आगे पीछे कुछ टुकड़ियां चलती थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हम आपको ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जो यही कथा स्थल के पास में पाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा हुआ है। ये कार्ड पुष्पा का है, पुष्पा, और जो कि मथुरा की रहने वाली है। ये नारायणी सेना की कार्ड है, नारायणी सेना से जुड़ी हुई महिला हैं। और भी मैं आपको ऐसे कई अहम कार्ड दिखाऊंगा जो बाबा की सेना में रहते थे। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ में लगे हैं। न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कार्ड हैं यहाँ पर। जो ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये जल सेवा का कार्ड है। जो जल की सेवा कार्यक्रम में आए जितने भी भक्त थे जो बाबा के प्रवचन सुनने आते थे, उनकी सेवा में लगे हुए जो भी लोग थे उनको बाकायदा कार्ड बनाए जाते थे। सेवादार हैं, इनकी जल सेवा है। शीला देवी है, हेमा देवी है। इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। ऐसे अहम साक्ष्य आप देख सकते हैं। कई ऐसे और साक्ष्य हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और न्यूज 18 के हाथ ये सारे एविडेंस लगे हैं। इनमें से तमाम लोगों की इस दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो गई है।
ऐसे तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18, हाथरस। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आपको दिखाते हैं नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का सिंहासन, जिस पर बैठकर भोले बाबा खुद को भगवान मानने लगता था। बाबा दावा करता था कि उसमें ईश्वरीय और दैवीय शक्तियां हैं। चांदी जड़े सिंहासन पर किसी को भी बैठने की परमिशन नहीं थी। तख्त-ओ-ताज वो सिंहासन टीवी पे पहली बार, और आप देखेंगे इस सिंहासन को, इसी सिंहासन पे बैठ के पिछले 10 वर्षों से बाबा भोले, जो सूरजपाल है वो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के बाबा भोले बन जाता है, नारायण साकार हरि बन जाता है और यहीं से लाखों लोगों को प्रवचन देता है। फिलहाल इस समय हम सिकंदराबाद में मौजूद हैं और जब ये प्रवचन चल रहा था, जब उसके बाद भगदड़ मची, उस दौरान भी बाबा इसी सिंहासन पे बैठ के प्रवचन दे रहा था। और मैं कैमरामैन से कहूंगा नरेश जी से वो आपको दिखाए सिंहासन। चांदी का वर्क किया गया है बाकायदा, इसमें 2 शेर बने हुए हैं, जो पाए हैं वो भी चांदी के वर्क के बने हुए हैं। और यह आलीशान सिंहासन जहां जहां बाबा अपने प्रवचन देने सत्संग में जाया करता था, वहां पर इसको ले जाया करता था। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये बदायूं से आया है और ये जो पीछे आप टेंट भी देख पा रहे हैं, ये बदायूं से आया। ये तमाम व्यवस्था बदायूं से की गई थी। बदायूं का टेंट आया था, बदायूं से ही ये सिंहासन भी आया था जो जिस पर चांदी का वर्क किया हुआ है। इसके अलावा ये इससे पहले मैनपुरी में भी इस्तेमाल हुआ है। सूरजपाल जब इस सिंहासन पे बैठते हैं तो वो बाबा भोले हो जाते हैं, नारायण साकार हरि हो जाते हैं। लेकिन इस घटना में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो लगातार ये सवाल भी पूछा जा रहा है, व्यवस्थापक को से भी ये सवाल पूछा जा रहा है, साथ ही बाबा से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, हाथरस। इस बार कांवड़ यात्रा में डीजे पर हुड़दंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने डीजे की ऊंचाई और आवाज को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। डीजे की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 16 फीट से ज्यादा नहीं होगी, तो डीजे का साउंड 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर तय मानकों से ऊपर डीजे मिलेगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही कांवड़ियों को आईडी कार्ड भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो ग्रुप कांवड़ ला रहे भक्तों को अपने थाने में सूचना भी देनी होगी। दरअसल मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा के अधिकारी और यूपी के 6 मंडलों के अधिकारी मौजूद थे। कांवड़ यात्रा में इस बार क्राउड मैनेजमेंट का खास ध्यान रखा जाएगा। कंट्रोल रूम आधुनिकतम सुविधाओं से लैस होगा। रियल टाइम तस्वीरों का एक्सचेंज प्रत्येक राज्य से किया जाएगा। कांवड़ यात्रा रूट पर पुलिस की पैनी नजर होगी। कांवड़ मार्ग सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। उत्तराखंड में इस बार यूपी पुलिस के जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा, ताकि हरिद्वार से व्यवस्था बनाकर यूपी की सीमा में कांवड़ियों की एंट्री करवाई जा सके। आपको बता दें कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी के ऑफिसर्स ने इस बैठक में भाग लिया है और सभी को ये बताया गया है कि कैसे आप डीजे की हाइट को रेगुलेट करने के लिए काम करेंगे, कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके यहाँ से जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनके पास कोई ना कोई आईडी हो। अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो उनका पता, उनके थाने का या गाँव का इस तरह का एड्रेस हो, ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी में मदद करने में आसानी हो सके। कांवड़ और डीजे की हाइट के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रोकने के लिए सभी से वार्ता करके कांवड़ की जो हाइट है, डीजे की हाइट है, उसको कम किया जाए। कांवड़ व्यवस्था, कांवड़ के मार्गों पे सभी तरह की व्यवस्थाएं, चाहे वो रोड की हो, सफाई की हो, खाने पीने की हो, स्वच्छता की हो, महिलाओं के निजता से संबंध में जितने भी आवश्यकता हैं उनको उनकी पूर्ति समय से करा लिया जाए और पर्याप्त सुरक्षा बल रहेगा। मथुरा में पानी की टंकी हादसे को लेकर आज एसपी डेलीगेशन को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। एसपी डेलीगेशन के सामने ही लोगों ने योगी योगी के नारे लगा दिए, जिसको देखते हुए एसपी डेलीगेशन को उल्टे पांव लौटना पड़ा। दरअसल एसपी सांसद नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने आज एसपी डेलीगेशन मथुरा पहुंचा था। ये बताया जा रहा है कि इस दौरान एसपी नेता जागेश्वर यादव के बयान के बाद लोगों में गुस्सा है और डेलीगेशन के सामने ही योगी योगी के नारे लगने लगे। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 11 लोग घायल हुए थे। पीड़ितों ने कहा कि हमारा बहुत बुरा हाल है, हमारी सरकार के द्वारा जो मदद होनी चाहिए अभी तक वो मदद नहीं हुई है।
तमाम लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए भी परेशान है। तमाम ऐसे मकान हैं जिनके सामने पेड़ खड़ा है, बिजली के तार टूटे पड़े हैं, उनका खुद देख रेख नहीं है, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसा जो समाजवादी के पार्टी के इंसान जो भी नेता आए हैं केवल कागजों पर अपनी फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। ना मेरा घर और मकान टूट गया, बेटी मर चुकी है, इसके लिए मुझे क्या दे रहे हैं वो सहायता आकर के अपने फोटो खिंचाने के लिए, बताइए मुझे। इस तरीके से किसी से बदतमीजी को पहचाने आए, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है, उस घटना को देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आए कि इनका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए। जमीयत उलेमाए हिंद ने स्कूलों में हिंदू धर्म की प्रथाओं को आगे बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, हिंदू गीतों, श्लोक या फिर तिलक लगाने पर मजबूर करने का आदेश देना धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप और संविधान का उल्लंघन है, जिसे मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता। देश का संविधान यहां रहने वाले लोगों को अपनी अपनी धार्मिक आस्था और प्रथाओं का पालन करने की खुली अनुमति देता है। हुकूमत की तरफ से स्कूली तलबा व तालिबात को सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, हिंदवाना गीत, श्लोकों या तिलक लगाने वगैरह वगैरह पर मजबूर करने के अहकामात देना मजहबी आज़ादी में मुदाखलत और सेकुलर दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, जिसे मुसलमान बल्कि कोई भी मुनसिफ मिजाज हिंदुस्तानी कबूल नहीं कर सकता। जमीयत उलमाए हिंद का ये इजलास हुकूमत से अपील करता है कि वो ऐसे सभी इश्तियाल अंगेज इक़दामात से बाज रहे। खबर लखनऊ से, जहां पर एक युवक ने एक लड़की की कमरे में घुसकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि किराए पर रहने वाली छात्रा के साथ मकान मालिक के एक रिश्तेदार ने पिटाई की। लड़की ने गोमती नगर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। अयोध्या में बारिश के चलते शहर में 2 जगहों पर सड़क धंसने की खबर सामने आई। सदर तहसील के सामने और पुष्पराज चौराहे के पास ये सड़क धंसी। सड़क धंसने के बाद स्थानीय लोग निर्माण कार्य में लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। कानपुर देहात में सेंगुन नदी के पुल के पास करोड़ों की लागत से बनी सड़क में दरारें आ गई हैं। संदलपुर ब्लॉक के नेपालपुर गांव के पास का ये मामला है। स्थानीय लोग बिना रोलर चलाए पुल के किनारे रोड डालकर सड़क बनाने का आरोप लगा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के चलते बिजनौर में कई नदियां उफान पर हैं। बिजनौर के बढ़ापुर इलाके में नकटा नदी को पार कर रही वन विभाग की गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। गाड़ी में सवार कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिजनौर में गंगा, मालन, कोटावाली, नकटा नदी उफान पर है। नदी में फंसी गाड़ी को जेसीबी की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तो बिजनौर में लगातार बारिश के चलते मालन नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया, तो सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर गया है। लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने लगा है। सड़क पर पानी आने से हरिहरगंज बरदौलिया मार्ग बंद हो गया है। इटावा में मैनपुरी फाटक अंडरपास में एक स्कूल बस पानी में फंस गई। तेज बारिश के चलते अंडरपास में 5 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते स्कूल बस आधे घंटे तक पानी में फंसी रही। स्कूल बस में 40 बच्चे सवार थे। नगरपालिका कर्मचारियों ने धक्का देकर और जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला। ड्राइवर को पता नहीं था और अपने आप यहाँ पे हम लोग पता नहीं था पानी कितना है यहाँ पे, तो हम लोग जैसे ही जा रहे थे ड्राइवर को लगा निकल जाएगी, उसे लगा एक छोटी बस निकल गई है, बड़ी निकल नहीं पाएगी, उसे निकाली तो फिर बंदी हो गई गाड़ी। फिर नगर पालिका वाले लोग आ गए। यहाँ पे 30 के आसपास है, 30
कितना देर आपकी बस खड़ी रही पानी में? आधा घंटा। आधा घंटा। उसके बाद कैसे निकली आपकी बस? नगर पालिका वाले आए थे, उन्होंने निकाली, फिर उसके बाद। बलिया में बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। करीब आधे घंटे हुई बारिश के बाद कई इलाकों के हालात बदतर हो गए, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालेश्वर मंदिर रोड पर पानी भरा हुआ है। कासगंज में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जेल भेजा गया। ये वारंटी लंबे समय से फरार चल रहे थे। कानपुर में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने फर्जी प्रोटोकॉल अधिकारी को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लोगों से करीब 29 लाख रुपए हड़पने की बात सामने आई। पुलिस का मानना है कि अभी कई और मामले सामने आ सकते हैं। आरोपी रसूख दिखाने के लिए अक्सर उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हूटर वाली गाड़ी से चला करता था। पीड़ितों ने बताया कि शातिर ने सचिवालय का परिचय पत्र भी दिखाया था। इसी झांसे में आकर पीड़ितों ने 3 मई को जनसंपर्क अधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए रकम दे दी थी। पीड़ितों के मुताबिक आरोपी ने नियुक्ति पत्र तो दिया, लेकिन चुनाव बाद ज्वाइनिंग के बाद कही। घर से कई विभागों की मोहरें और दस्तावेज भी बरामद किए गए। ज्वाइनिंग नहीं होने पर पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद मामला सामने आया। आरोपी बांदा का रहने वाला है। दिखाया जो कि फर्जी था, तो मैं उन पर विश्वास कर करके तो मैंने कहा कि सर ठीक है, लगवा दीजिए मेरी गाड़ी। और मेरी गाड़ी के साथ साथ हमसे बोले कि तुम्हारा ड्राइवर पद के लिए भी बोल देंगे, ड्राइवर पद पे तुम्हारा हो जाएगा, एक पद खाली है ड्राइवर पद के लिए। तो हमने कहा सर ऐसा मत कराइए, और ऐसे कुछ मतलब नई नौकरी मिलती है। तो बोले कि नहीं, मेरे पे विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा। तो इन्होंने जैसे कि कहा कि 1.5 लाख रुपये समथिंग मेरे से लिया नौकरी लगवाने के लिए और गाड़ी लगाने के लिए सचिवालय में, जिसमें कि मेरे पास 30 से 35 हज़ार रुपये समथिंग आया 2 महीने के अंदर। गाड़ी लगी रही। फिर उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। धीरे धीरे जब इनके साथ मैं रहता रहा तो मेरे को जानकारी हुई कि ये सब फर्जी हो रहा हमारे साथ में। योगेंद्र शिवहरे नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये प्रोटोकॉल ऑफिसर बनकर लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनको नियुक्ति पत्र देकर, फर्जी नियुक्ति पत्र, ये लोगों से पैसे की ठगी करता था। कुछ लोग सामने आए जिनकी संख्या लगभग 10 से 15 के बीच में है, और उन लोगों ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से इसने 25 लाख से ज़्यादा की ठगी लोगों के साथ में की है, और इससे कुछ फर्जी सरकारी सील भी मोहर प्राप्त हुई है, जिसको पुलिस ने सीज किया है। कानपुर पुलिस के हत्थे एक ऐसा नटवरला हाथ चढ़ा जो फर्जी प्रोटोकॉल ऑफिसर होने के साथ साथ लोगों के साथ ठगी भी करता था। इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर ने एक टीम का गठन किया और उसे 24 घंटे के अंदर धर दबोचा गया। जब कड़ाई से उसके साथ पूछताछ हुई तो इसने अपने पूर्व के मुकदमों के बारे में पुलिस को बताया। पूर्व में ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन के सैन्य अधिकारी के नाम पर लोगों की नौकरी लगाने का दावा किया था।